नमस्कार आप सभी के लिए। ये द हिंदू में पब्लिश हुआ सितंबर का एडिटोरियल है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। लिखा है किसने? वलेरियन रोडरिग्जू ने। और कह क्या रहे हैं? पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी मतलब होता है संसदीय जांच ऑन द बैक बर्नर मतलब ठंडे बस्ते में है या ठंडे बस्ते के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं, किस हिसाब से संसदीय स्क्रूटनी है, क्या संसद है, इन सब बातों के बारे में आपको जानने मिलेगा इस पूरे के पूरे एडिटोरियल को में। तो देयर मस्ट बी ट्रियम्फेंट triumphant laughter in the resting place of those who argue in the 1914 that India is not suited for the parliamentary democracy। तो ये एक बहुत बड़ी हंसी जीत की हंसी होगी उन सभी लोगों पर या रेस्टिंग प्लेस पर जो ये तर्क दे रहे थे 1940 में कि इंडिया में जो है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री जो लोकतंत्र है वो क्या नहीं होगा, सूट नहीं करेगा इंडिया के लिए या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब जो ब्रिटेन में थी, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन का हमने संविधान जो कॉपी किया था वहीं से कॉपी किया था। तो बहुत से ऐसे लोग थे 1940 के दशक में कि जो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सूट नहीं करेगी इंडिया को। और आप इन सब चीज़ों से ये भी समझ सकते हो कि उस समय ये चर्चा होने लगी थी कि ब्रिटेन क्या करने वाला है, अपना उपनिवेश या अपने वापस घर जाने वाला है। देयर रीजन वेरीड फ्रॉम द पॉलिटिकल कल्चर एंड proverbial social diversity in India or even the Gandhian idea of Swaraj that were construed as not easily amenable to force representative institution characteristics of parliamentary democracy। और उन सब के जो आइडिया थे वो अलग अलग कारणों से विभाजित थे, कुछ पॉलिटिकल रीजन से जो और कुछ जो सोशल डाइवर्सिटी है उन सब से। तो ये सब चीज़ें और गांधी का जो आइडिया था स्वराज का, कुछ उन सब चीज़ों को लेकर क्या थे, विभाजित थे और अलग अलग चीज़ों को मतलब डिवाइड थे। अब यहाँ पर दो वर्ड एक आए हैं, प्रोवर्बियल मतलब होता है लौकिक, कोई भी लौकिक टाइप के जो सोशल डाइवर्सिटी है, और दूसरा है एमिनेबल। तो एमिनेबल का मतलब होता है जिम्मेदार वाला या उत्तरदायी होना किसी भी चीज़ को। तो फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इन सब चीज़ों का कुछ मतभेद थे, कई अलग अलग वो थे, क्योंकि गांधी बोल रहे थे कि मतलब अलग अलग चीज़ों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए उस संसदीय कार्य प्रणाली में। प्रोवाइडिंग द लीड, अब उस इन सब ने क्या एक लीड प्रोवाइड करी। कैसे लीड प्रोवाइड करी, तो आइए हम देखते हैं। एट द सेम टाइम देयर वाज अदर who forcefully defended the appropriateness of parliamentary democracy for India on ground of representativeness। और उसी समय कुछ ऐसे लोग थे जो क्या कर रहे थे, इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब संसदीय लोक व्यवस्था को या लोकतंत्र को। और वो उनका जो ग्राउंड था या आधार था क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा अलग अलग लोगों को, रिस्पॉन्सिबलनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको आप थोड़ा सा ऐसा समझो कि जिस मान लो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई एक बंदा जा रहा है तो वो उन सब चीज़ों के लिए क्या रहेगा, उन वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के उन सब का एक रिप्रेजेंट करेगा संसद के अंदर। और उसके पास क्या रहेगी, रिस्पॉन्स देने की ताकत रहेगी और जिम्मेदारी भी रहेगी कि कल के दिन अगर लोग वहाँ उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई अगर ये हमारे अगेंस्ट या हमारे सपोर्ट में जो कुछ हुआ तो वो संसद में आपने कैसे होने दिया। They argue that the wielder of power have continuously demonstrated their responsiveness to public interest on a day-to-day basis in this dispensations, that even a small minority can play a significant role, and that those who wield public power would be subject to a close audit और देयर एक्शन एट द लेवल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या था कि डे टू डे बेसिस पे क्या कर पाएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव कर पाएंगे वहाँ संसद में अगर कोई इलेक्ट होके जाता है।
यहाँ पे वील्डेड ऑफ पावर मतलब पावर के जो जादूगर, या कहना सही है जो पावर जिनके कोई आपने जैसे रिप्रेजेंट सांसद भेजा, आपने विधायक भेजा, तो वो आपका क्या है पर्टिकुलर क्षेत्र को बिलोंग करता है, पर्टिकुलर समाज को बिलोंग करता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, और बाद में वो क्या रहता है, उन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व भी रखता है। और वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी या जो भी संसदीय क्षेत्र है या जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोग उससे कल के दिन क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने जो पॉलिसी निर्धारण की उसमें हमारा आपने रिप्रेजेंटेटिव सही से किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो हम दूसरे को फिर पहुंचा देंगे मतलब संसद में। देयर इज अ रनिंग थ्रेड अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट दैट पार्लियामेंट एट द सेंटर एंड लेजिस्लेचर इन द स्टेट would be the key institution around which parliamentary democracy in India would revolve। तो यहाँ पर ये पूरी के पूरी रनिंग थ्रेड चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जब संविधान सभा की बात कर रहे हैं ये, तो ये सब चीज़ें चल रही थी कि कैसे सेंटर का और लेजिस्लेटिव असेंबली का किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगा, और डेमोक्रेसी जो है इंडिया की वो रिवॉल्व करेगी इन्हीं सभी दोनों पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा के चारों तरफ। While the state legislature in India have tended to largely imitate parliament without evolving an institutional culture of their own to this end, much rested on parliament to provide a lead in this regard। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें इंडिया का, तो वो भी इसी हिसाब से एक नकल टाइप की थी, इमिटेट मतलब नकल थी किसकी, पार्लियामेंट्री की, और उसका जो इरादा था या उसका जो उद्देश्य था वो भी कुछ इसी हिसाब से थे। विदाउट इवॉल्विंग एन इंस्टीट्यूशनल कल्चर ऑफ देयर ओन टू दिस एंड, लेकिन वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल कल्चर था उनके एंड पर नहीं स्टार्ट किया गया है। ये इंस्टीट्यूशनल कल्चर क्या था, ये आप आगे जाके समझोगे कि कैसे इंस्टीट्यूशनल कल्चर की ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी खुद की एक संसदीय मतलब आप देखा होगा विधानसभा होती है, और रेस्टेड द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड अ लीड टू दिस रिगार्ड, और जो रेस्टेड जो पार्लियामेंट है वो इसी हिसाब से क्या है गठित हुआ और इसी हिसाब से उसकी व्यवस्था जमाई गई। वाइल देयर वर अ फ्यू वर्ड ऑफ होप इन दिस रिगार्ड एट अ टाइम दे सीम्स टू बी विथरिंग फॉर टू अर्ली, और उस दौरान कुछ ऐसे ही वर्ड्स मतलब होती हैं कलियां, या आप जिस हिसाब से सोच रहे हो संसदीय प्रणाली को बनाने की जैसी आशा है, तो उस आशाओं में से कुछ ही आशा उस समय वहां तक पहुंच पाई जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था, या जो कुछ आशाएं पूर्ण हो गई बहुत जल्दी। सीधी सी बात, जो संसदीय प्रणाली की जो एक रूपरेखा थी या जिस उद्देश्यों से संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया गया था, राज्य में हो या केंद्र में हो। कमिटी सिस्टम ओवर द ईयर इंडियन पार्लियामेंट हैज इंक्रीजिंगली टेकन, अब आप थोड़ा सा अथॉरिटेरियन वाला जो मैंने कहा था इंस्टीट्यूशन वाला वो आप समझोगे। ओवर द ईयर इंडियन पार्लियामेंट हैज इंक्रीजिंगली टेकन रिकोर्स टू द कमेटी सिस्टम। कमेटी सिस्टम आपने सुना होगा, रिसेंटली अभी किसान बिल पास हुआ तो उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं ये एक संसदीय कमेटी को भेज दिया जाना चाहिए इस बिल को, बजाय इसके कि इसे आप राज्यसभा में पारित कर दो। अब वो कमेटी क्या करती है, कमेटी क्या करती है, पर्टिकुलर लोगों से बात करती है, लोगों नेताओं से बात करती है, रिप्रेजेंटेटिव से बात करती है, उनके सजेशन लेती है, फिर उसमें जो अमेंडमेंट आ सकते हैं उनका एक सुझाव देती है। फिर केंद्र सरकार के ऊपर ये रहता है दायित्व कि वो उसको किस हिसाब से उसमें इंक्लूड करें उन सभी सुझावों को। तो ये उन्हीं कमेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। दिस वाज नॉट मेयरली मीन्ड फॉर हाउस कीपिंग, और ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं थी कि वो सिर्फ हाउस कीपिंग करें, हाउस कीपिंग मतलब सहायता करें किसकी, जो हाउस है उसकी, टू एनहेंस द एफिकेसी ऑफ हाउस टू कोप विद टेक्निकल इशू कन्फ्रंटिंग इट एंड फील द पब्लिक पल्स, बट ऑल्सो द गार्ड इट्स टर्फ एंड कीप इट अब्रीस्ट टू एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हाउस कीपिंग करें, मंत्री में उसकी संसदीय क्षेत्र की हाउस कीपिंग इन द सेंस कि सिर्फ मदद करें और उनको सुझाव दें, बल्कि ये भी थी कि अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदार ठहराए गवर्नमेंट को। इन कमेटियों का ये मतलब था। सम कमेटी सच एज एस्टिमेट कमेटी एंड द पब्लिक अकाउंट कमेटी हैव कमेंडेबल रिकॉर्ड इन दिस। कमेंडेबल मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा, कमेंडेबल मतलब एक
मतलब आप तारीफ योग्य उनका काम रहा। रिकॉर्ड इन दिस रिकॉर्ड, सॉरी इन दिस रिकॉर्ड, या इन सब के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कौन कौन? एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये दो कमेटी थी। मतलब इस टाइप की जो कमेटी है इन्होंने अच्छा काम किया। द एग्जीक्यूटिव इन इंडिपेंडेंट इंडिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ parties in power was not very disposed to committee of scrutiny and oversight, sometime on the specious plea that they usurped the power of parliament। तो एग्जीक्यूटिव इंडिया के अंतर्गत मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज इन पावर was not very disposed to committee of scrutiny and oversight, sometime on a specious plea that the usurped power of parliament। तो कभी कभी इनके पास इतना भी पावर है कि भाई ये पार्लियामेंट को पार्टी के ऊपर, मतलब इतना पावर नहीं था, लेकिन जैसे जो पार्टी रूल कर रही है उनके अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उतना ज़्यादा पावर नहीं है इन कमेटियों के पास। लेकिन कभी कभी निरीक्षण के तौर पर जैसे कोई प्ली आ गई, कोई याचिका आ गई, तो उस समय ये क्या होती हैं, ये कमेटियां ही वारिस होती हैं, वारिस इन द सेंस या संरक्षक होती हैं पार्लियामेंट की या पार्लियामेंट्री को चलाने के वो कारण। दिस वाज फार फ्रॉम द केस, और ये बहुत दूर था किससे? केस से। दे वर गार्डियन ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द हाउस, द कमिटी ऑफ स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट। और ये क्या है? गार्डियन थी किसकी? ऑटोनॉमी की, हाउस की ऑटोनॉमी की। द कमिटी ऑफ स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट इज द केस विच अदर कमिटी ऑफ हाउस आर नॉट डिवाइडेड ऑन पार्टी लाइन्स, वर्क अवे फ्रॉम पब्लिक ग्लेयर, रिमेन इनफॉर्मल compared to the code that govern parliamentary proceeding, and are great training school for new and young member of the house। और फिर क्या था कि भाई एज अ केस विथ अदर कमेटी, जो अदर कमिटीज हुई हाउस की, वो डिवाइडेड नहीं थी किसमें? पार्टी लाइन के अंतर्गत, और अवे फ्रॉम पब्लिक ग्लेयर, पब्लिक ग्लेयर से अलग थी। मतलब जैसे कि नेता लोग क्या पब्लिक उसको एक्सप्लेन करते हैं, अभी वो एक ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है, आप समझ लो कि जैसे पब्लिक उसको कोई विधायक हुआ, सांसद हुआ, वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो सब उन सब चीज़ों से क्या अलग थी। दैट गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री एंड ग्रीड ट्रेनिंग स्कूल फॉर न्यू एंड यंग मेंबर ऑफ द हाउस। और ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग स्कूल थी हैं किस चीज़ के लिए? जो नए और यंग वो हैं, लोग हैं जो हाउस में आना चाहते हैं उनके लिए। In the discharge of their mandate, they can solicit expert advice and elicit public opinion। और डिस्चार्ज ऑफ देयर मैंडेट, ये क्या? एक्सपर्ट की एडवाइस भी मांग सकती हैं। सॉलिसिट मतलब मांगना, एलिसिट मतलब पब्लिक ओपिनियन, तो प्रकाश में भी ला देती हैं जिससे क्या? पब्लिक ओपिनियन भी मिल जाए। दो officialdom in India has often attempted to take cover under political master to avoid the scrutiny of committee। और यहाँ पर बहुत से जो नौकरशाही हैं इंडिया के अंदर, हैज़ ऑफन अटेम्प्टेड, प्रायः ये अटेम्प्ट कर चुके हैं कि टेक कवर अंडर पॉलिटिकल मास्टर, मतलब पॉलिटिकल मास्टर या जो भी राजनीतिक उनका संरक्षण है उसके अंतर्गत लें और अवॉइड कर दें ऐसी स्क्रूटनी कमेटियों को लेकर। Beside the standing committee, the House of Parliament set up from time to time ad hoc committee to inquire the report on specific subject, which includes select committee on House or joint subject committee or both the House that are assigned that task of studying a bill closely and reporting back to the House। तो कई अलग अलग टाइप की जो कमेटी हैं, एडॉक मतलब बाहर से जो लाई गई कमेटी जो स्पेशल पर्पस के लिए गठित की जाती हैं, वो अलग अलग समय पे असाइन की गई। और फिर वो क्या होता है कि किसी भी बिल को, कानून को, या किसी भी जो उनसे एडवाइस मांगी गई उस सब चीज़ों की समीक्षा करके वापस क्या करते हैं? हाउस को भेज देती हैं। सम फॉल्ट लाइन, while there is much of comment about the routine working of the parliamentary committee system in India, it has not been creative or imaginative। तो यहाँ पर बहुत कमेंट मतलब सराहना है अबाउट द रूटीन वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, जो रूटीन वर्किंग है पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम का इंडिया के अंदर। इट हैज़ नॉट बीन क्रिएटिव और इमेजिनेटिव,
ये क्रिएटिव और इमेजिनेटिव नहीं था। द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हु हैड टू गिव अप लीडरशिप इन रिगार्ड हैव टेंडेड टू इमिटेट चेंज एंड इनोवेशंस डन एल्सवेयर। तो जो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं जो हाउस के, जिनके लिए क्या करना था कि लीडरशिप को मतलब त्यागना था, और क्या है इमीडिएट जो भी आवश्यक चेंज हैं उनका करने थे। उसमें जैसे इनोवेशन हो गया, तो जो अलग अलग जहाँ जैसे ब्रिटेन के अंदर कहीं से भी लाओ आप चेंज करने थे। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। कैन नॉट प्रोबेबली डिस्टेंस हिमसेल्फ मच फ्रॉम द stance of the cabinet, but even when it come to take Lok Sabha, very few speaker with exception such as G.V. Mavlankar, P.A. Sangma and Somnath Chatterjee have taken cudgels with their party leaders to uphold the autonomy of house। तो बहुत से ऐसे कम हैं, सीधी सी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट ये होता है और उनको ये आप अलग नहीं देख सकते हो कैबिनेट से, कि वो सीधी सी बात है केंद्र से उनको अलग नहीं देख सकते हो जो उपराष्ट्रपति होता है। बट इवन व्हेन इट कम टू द लोकसभा वेरी फ्यू स्पीकर, लेकिन जब लोकसभा के बारे में बात आती है तो यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे स्पीकर हैं विद द जैसे जीवी मावलंकर हो गए, P.A. संगमा हो गए, सोमनाथ चटर्जी हो गए। तो हैव देयर कजल्स मतलब समर्थन में उतरे, किसके समर्थन में? कि ऑटोनॉमी बनी रहे हाउस की, जो अपने कुछ साथी हैं उनके साथ इस हाउस की ऑटोनॉमी के समर्थन में उतरे। हाउएवर ग्राउंड वाज ब्रोकन इन 1993 व्हेन 17 कमिटी of parliament, the departmentally related standing committee drawing member from both house wrongly in proportion of their strength of political party in the house were set up। तो ग्राउंड कब टूट गया कि जब 1913 में 17 कमेटी बनी और उसमें क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का वो था वो ज़्यादा क्या कर दिया गया, प्रोपोर्शन बढ़ा दिया गया है ऐसी कमेटियों में। देवर एनविसेज मतलब परिकल्पना करना या कल्पना करना, टू द फेस ऑफ पार्लियामेंट इन द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। और इसकी एक परिकल्पना इस हिसाब से की गई कि जो पार्लियामेंट का है वो इंटर रिलेटेड रहे डिपार्टमेंट का, और मिनिस्ट्री से क्या रहे, इंटर रिलेटेड रहे। तो सीधी सी बात है, अब डिपार्टमेंट ऑफ पावर में जो बैठा होगा वही इंटर रिलेटेड रहेगा और वही पार्टी रहेगी। तो आप इस वे में आप इसको समझ सकते हो। देवर असाइन द टास्क of looking into the demand for grant of ministers department concern or examine bill pertaining to them, to consider their annual report and look into their long term plan and report to parliament। उनसे ये आशा की गई कि भाई वो इन सब चीज़ों पर देखें कि डिमांड जो है ग्रांट की, जो मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट की, उसके कंसर्न में बात करें, जो भी एग्जामिन करें बिल को जो परटेनिंग देम, एंड कंसीडर करें एनुअल रिपोर्ट्स को, और ये सब चीज़ों उन पर उनको कार्यभार दिया गया। द ग्रेजुअल मार्जिनलाइजेशन, अब ग्रेजुअल मार्जिनलाइजेशन मतलब अलग थलग कर देना धीरे धीरे उनको। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट कमिटी ऑफ स्क्रूटनी एंड एडवाइस बोथ स्टैंडिंग एंड एडहॉक हैव बीन कन्फाइंड टू द मार्जिन और लेफ्ट इन द लर्च इन द लास्ट फ्यू ईयर। तो मतलब उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया और उनको अलग थलग कर दिया गया कुछ समय में इन सब कमेटियों को। डेटा बाय द PRS इंडिया ब्रिंग दिस आउट eloquently, while 60% of bill in 14th Lok Sabha and 70% of 15th Lok Sabha were weighted by the DRSC concerned, this proportion came down 27% in 16th Lok Sabha। और ये 16% और क्या हो गया 2000 मतलब 16th लोकसभा में, पहले कितना था 60% था कहाँ पे 14th लोकसभा में, 71% था 15th लोकसभा में, मतलब जिनमें कमेटियों का योगदान नहीं लिया गया। और 71% से भी 27% और कम हो गया 16वीं लोकसभा में। अपार्ट फ्रॉम द DRSC, अब DRSC के बारे में आपको अगर भूल गए हो तो आपको मैं बता दूं, DRSC होता है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग
committee concerned, the proposals are down. ठीक है. Apart from the DRSC, the government has shown extreme reluctance to refer bill on select committee of House or joint पार्लियामेंट्री कमेटी. तो इन सब उसमें जो गवर्नमेंट है वो अनेक इच्छुक ही दिखी इन सब कमेटियों तक बिल को पहुंचाने के लिए. द लास्ट बिल referred to a joint parliamentary committee was the right to fair compensation of the transparency and land acquisition rehabilitations and resettlement bill in 2015. और जो लास्ट जो बिल रिकमेंड किया था या दिया था कमेटी के लिए वो 2015 में था. और ये सब वाला ये आप पढ़ सकते हो, ये वाला ये बिल था जो लैंड रिफॉर्म को लेकर था. Some of the most momentous act of the parliament in recent years, such as the radical overhaul of Article 370 that revoked the special status of Kashmir and divided the state into 2 union territories, were not proceeded by any house committee. और 370 को जो हटाया गया वो भी किसी कमेटी के बगैर मदद लिए ही उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया. Given their large scale implication and the popular protest against them, the 3 bill related the agriculture produce and the 3 labor bill that overhauled condition of work, term of the employment, grievance redress, social security and monsoon season on parliament were case that definitely deserved to be scrutinized by the select committee of house. तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 बिल, एक किसानों के बिल हुए और दूसरा है जो मजदूर होते हैं मजदूरों वाला लेबर लॉ, उसके रिगार्डिंग मतलब बिल पारित किए गए. जो लेखक के अनुसार क्या था, जो रिटर्न है या जो लिख रहे हैं उनके अनुसार क्या होना चाहिए था कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे ही जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं भेजे गए. बट द गवर्नमेंट यूज्ड इट्स मेजॉरिटी इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टीम रोल्ड द बिल amid the predictable din and noise that a fragmented opposition could mount. तो यहाँ पे क्या है, जो इनका ध्वनि मत को लेकर पूरा का पूरा वो है कि जो पास करा लिए गए जो किसान बिल और फिर बाद में विपक्ष में चले गए, तो जो हाउस में क्या है केंद्र की ही क्या रही मेजॉरिटी रही और बिल पास करा लिए गए. तो ये सब चीज़ें हैं. और अगर इनका कहने का मतलब है अगर वो ध्वनि मत से पारित ना होता, फ्रेगमेंटेड जो अपोजिशन को अगर क्या होता नॉइस को या जो ध्वनि मत है उसको तवज्जो ना दी जाती, तो जो फ्रेगमेंटेड अपोजिशन है वो भी क्या हो जाता, उसमें ताकतवर हो जाता. भले ही चाहे केंद्र का भी राज्य सरकार और दोनों में ज़्यादा परसेंटेज है, फिर भी वो इस बिल के रिगार्डिंग तो हार ही जाते. सेटिंग असाइड अ कल्चर, there is no dearth of scholarly literature to suggest that the committee system has greatly enhanced the capacity of parliament to carry out its mandate. So why has the ruling dispensation neglect this? तो यहाँ पे दर्द मतलब होता है अकाल. तो ऐसे कोई भी ऐसे विवेकशील लोगों की कमी नहीं है या लिटरेचर या लेखों की कमी नहीं है कि जो ये सजेस्ट करते हो कि जो कमेटी सिस्टम है वो ग्रेटली क्या है उसने इन्हेंस्ड किया है, किसके लिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके लिए. और जो उसका मैंडेट है उसको मतलब मैंडेट ऐसा है कि मतलब जब आप हर किसी को वो करोगे तो उसका सीधी सी बात है मैंडेट मिल ही जाएगा, तो उसके लिए. सो वाई हैज़ रूलिंग डिस्पेंसेशन नेग्लेक्ट दिस, तो क्यों जो रूलिंग पार्टी है वो इसको क्या कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है. वन ऑफ द रीजन गिवन एट दिस पॉइंट अ टाइम इट्स नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड द अर्जेंट नीड टू इनेक्ट सेफ्टी मेजर. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेजर ये दिया जा सकता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और ये इसके लिए बहुत तुरंत ज़रूरत है कि इनेक्ट करें सेफ्टी मेजर्स के लिए. द आर्गूमेंट ऑफ द अर्जेंसी सीम्स स्पूरियस given that fact that some of the most controversial bill introduced in the House, such as the relating the labor and the farm sector, were vehemently opposed by the group concerned and clearly aimed at market reform. तो यहाँ पर सीधी सी बात है जो यहाँ पर अच्छी बात है कि आप इस चीज़ के लिए वो करो, लेकिन यहाँ पर जो बहुत से विवादास्पद कंट्रोवर्शियल जो बिल हैं
वो इसी समय इंट्रोड्यूस करवा दिए गए जब इस हिसाब में जब सेफ्टी और इन सब चीज़ों का कंसर्न है कोरोना वायरस के कारण, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। कौन कौन से? जैसे कि फॉर्मर सेक्टर को लेकर हो और जो लेबर लॉ वाले जो कानून हैं उनको लेकर हो, और जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? मार्केट रिफॉर्म से रिलेटेड है। इट इज़ if it is urgency, then the women reservation bill, on which there was a broad consensus in the house, should have come up front। और अगर ये बहुत ज़रूरी है तो वुमेन का जो रिजर्वेशन बिल है उसको भी क्या सामने आना चाहिए, जो जिस पे तो बहुत से लोग क्या है सहमति भी दे देंगे। क्लियरली दिस रिजम इज नॉट डिस्पोज्ड टू अ रिफ्लेक्शन एंड रिकंसिडरेशन ऑफ बिल प्रपोज्ड इन द हाउस। और क्लियरली अगर देखा जाए तो जो ये रिजम है इज नॉट डिस्पोज टू, डिस्पोज मतलब निपटाना, तो दिस रिजम इज नॉट डिस्पोज टू रिफ्लेक्शन एंड रिकंसिडरेशन ऑफ बिल प्रपोज्ड इन द हाउस। तो निपटाना या उनकी जो असहमति है उसको निपटाने और रिकंसिडरेशन के लिए कोई उनका कोई व्यू दिखाई नहीं देता है। इट डज नॉट सीम्स टू बिलीव दैट प्राइमरी रोल ऑफ पार्लियामेंट इज deliberation, discussion and reconsideration, the hallmark of democratic institution, but और ये बिलीव नहीं होता कि जो प्राइमरी रोल है पार्लियामेंट का इज डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन जानबूझकर, डिस्कशन एंड रिकंसिडरेशन, द हॉलमार्क एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, बट प्लेटफॉर्म दैट एंड्योर्स डिसीजन ऑलरेडी अराइव्ड एट। तो डेलिब्रेशन विवेचना, डिस्कशन, रिकंसिडरेशन और हॉलमार्क जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की हैं, लेकिन अगर बट अ प्लेटफॉर्म दैट एंडोर्स डिसीजन ऑलरेडी अराइव्ड एट, तो एक पार्लियामेंट का जो वो है स्ट्रक्चर वो इन सब चीज़ों के लिए है, ना कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जहाँ पर डिसीजन पहले से ही निर्धारित हो। फर्दर व्हाट इज ओमनिमियस इज encroachment into the power of a state that some of these will reflect। तो फर्दर अगर देखा जाए तो ओमनिमियस यानी सर्वव्यापी है या सभी के लिए समझने योग्य है कि एनक्रोचमेंट किया जा रहा है स्टेट की पावर को, जैसा कि इन बिलों में रिफ्लेक्ट होता है, एंड री इन्फोर्समेंट ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी दे पोर्टेंट। और क्या किया जा रहा है? री इन्फोर्स किया जा रहा है सेंट्रल की अथॉरिटी को, किस पर? स्टेट पर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। इन्होंने पूरी की पूरी कमेटी के बारे में बात की। कमेटी के बारे में बात क्यों की? क्योंकि किसान बिल को सरकार ने कमेटी के पास भेजा नहीं, संसदीय कमेटी के पास। तो पहले इन्होंने अपनी संसदीय कमेटी की महत्ता बताई, उस महत्ता को फिर कैसे प्रतिपादित करना था ये बताया, और फिर कैसे सरकार ने उस कमेटी का वो नहीं किया, फॉलोअप नहीं लिया, कैसे किस किस सिस्टम में ये सब चीज़ें की। तो ये पूरा का पूरा इनका सीन था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।